सुंदरवन के घने और रहस्यमयी जंगलों में 16वीं सदी के राजा प्रताप आदित्य का अमूल्य खजाना सप्तडिंगा छिपा हुआ है। एक ऐसा खजाना जिसने सैकड़ों जानें ली है। जब प्रसिद्ध इतिहासकार सुबर्णा को इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने का काम सौंपा जाता है तो पूरी पुलिस सेना एक झूठे मर्डर केस में उसके पीछे पड़ जाती है और खतरनाक अपराधी खजाना ढूंढने के लिए उसे बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। हर कदम पर भयानक जालों, जहरीले भालू और पौराणिक पहेलियों का सामना करते हुए सुबर्णा अपने साथियों अबीर और जिनुक के साथ इस खजाने की गहराइयों तक पहुंचता है। आइए जानते हैं ऐतिहासिक, रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट से भरी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो हाथ में नक्शा लेकर सुंदरवन के घने जंगलों में जाता है। जंगल के अंदर पहुंचते ही वह आसपास के स्थानों को नक्शे से मिलाने लगता है। जब नक्शा सही जगह से मेल खा जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आगे बढ़ने पर उसे एक और निशान मिलता है। उसकी खुशी रोके नहीं रुकती, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक एक खूंखार बाघ उस पर हमला कर देता है और वह आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर सीन बदलता है और हम सुवर्णा सेनगुप्ता को देखते हैं। आप सुवर्णा को अच्छी तरह जानते ही होंगे, जो अपनी तेज बुद्धि से गुप्त धनुष का रहस्य सुलझाता है। उसके दो साथी अबीर और जिनुक हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुबर्णा उन्हें बताता है कि प्रोफेसर निशानीनाथ ने आज उन्हें बुलाया है। यह सुनकर अबीर और जिनुक को लगता है कि वे किसी नए खजाने की कहानी सुनने जा रहे हैं, लेकिन सुबर्णा कहता है कि ऐसा नहीं है। प्रोफेसर एक इंसान की कहानी बताने वाले हैं। जब वे प्रोफेसर निशानाथ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें निशानाथ 16वीं शताब्दी के राजा प्रताप आदित्य की कहानी सुनाते हैं। प्रताप आदित्य उस समय बंगाल के जयसोर के राजा थे। उनका सपना बंगाल को एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य बनाना था। उनके पास एक विशाल सेना और अपार धन दौलत था, जिसके बल पर वे पूरे बंगाल पर अपना वर्चस्व रखते थे। जब यह खबर दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची तो उसने प्रताप आदित्य पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी। हालांकि प्रताप आदित्य की निडर सेना ने मुगलों को हरा दिया। कुछ सालों बाद जब अकबर की मृत्यु हो गई, सम्राट जहांगीर दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसने प्रताप आदित्य से लड़ने के लिए अपने सेनापति को भेजा। मुगलों के लगातार हमलों को देखकर प्रताप आदित्य को एहसास हुआ कि मुगलों की दिलचस्पी सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि जयसोर के विशाल खजाने में थी। इसलिए महान व्यापारी चांद सौदागर चंद्रधर बनिक के माध्यम से उसने अपनी सारी धन दौलत सप्तडिंगा नाम के 7 बड़े जहाज़ों पर लाद दी और उन्हें सुंदरवन के घने जंगलों में छिपा दिया। इसके बाद खजाने की कोई खबर नहीं मिली और सब कुछ रहस्य में समा गया। सबूत के तौर पर राजा प्रताप आदित्य तक केवल एक सोने का सिक्का और एक अंगूठी ही पहुंच सकी। बाद में जहांगीर की सेना के साथ युद्ध में राजा प्रताप आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गए और हार गए। घायल अवस्था में अब उन्हें आगरा ले जाया जा रहा था। रास्ते में वाराणसी में उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहाँ उनके सेवा के लिए एक बंगाली ब्राह्मण को नियुक्त किया गया। बनारस में प्रताप आदित्य की मृत्यु हो गई और उसी ब्राह्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया। यह कहानी सुनाने के बाद प्रोफेसर निशानाथ राजा प्रताप आदित्य का सोने का सिक्का सुबर्णा के हाथ में रख देते हैं। सुबर्णा को कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन अबीर और जिनुक बहुत हैरान होते हैं। फिर निशानाथ बताते हैं कि उनके पास कुछ और भी है। वे एक डिब्बा निकालते हैं। जिनुक उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती, लेकिन सुबर्णा उसे झटके से खोल देता है। डिब्बे के अंदर से एक अंगूठी निकलती है। निशानाथ बताते हैं कि यह अंगूठी सोने का सिक्का और राजा प्रताप आदित्य के हैं। सुबर्णा पूछता है, आपको यह सब कहाँ से मिला? निशानाथ बताते हैं, प्रताप आदित्य की अंतिम दिनों में सेवा करने वाला ब्राह्मण मेरा पूर्वज था। आदित्य ने खुश होकर उसे यह उपहार दिया था। मुझे विश्वास है कि इस सिक्के और अंगूठी से हम सुंदरवन में छिपे सप्तडिंगा खजाने का रहस्य सुलझा सकते हैं। यह सुनकर सुबर्णा साफ कह देता है कि वह यहाँ खजाना ढूंढने नहीं आया है और नहीं पैसों के लिए काम करता है। फिर निशानाथ बताती है कि उनके दादा और पिता ने कई साल भेष बदलकर इस खजाने की तलाश की। उनके पिता तो मंजिल के बेहद करीब भी पहुँच गए थे, लेकिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपनी सारी रिसर्च एक डायरी में लिखी है। जब सुवर्णा डायरी के बारे में पूछती है तो निशानाथ उसे उसी शुरुआती ड्राइंग और एक कठिन पहेली वाला कागज़ का टुकड़ा थमा देते हैं। सुबर्णा अबीर और जिनुक मिलकर पहेली को सुलझाने का काम करते हैं और आखिरकार उसे हल कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि डायरी एक किताब के अंदर छिपी हुई थी। प्रोफेसर निशानाथ अपने पिता की पुरानी लाइब्रेरी खोलते हैं, सब किताबों में ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक किताब मिलती है, लेकिन उसके पन्ने पूरी तरह से सादे थे। सुबर्णा गहराई से सोचते हुए कहता है, पहले वाले में चांद का जिक्र था।
तो सबसे पहले हमें चांद का निशान ढूंढना होगा। सुवर्णा को किताबों की अलमारी पर कहीं चांद का निशान मिल जाता है। जैसे ही वह असली किताब निकालकर पन्ने पलटता है, उसे वही डायरी मिल जाती है। डायरी के अंदर निशानात के पिता का लिखा एक पत्र था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, खजाने की खोज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और सुंदरबन में सचमुच एक खजाना है। लेकिन बेटे, इस खजाने का लालच मत करना। जैसे ही तुम इसे ढूंढ लो, इसे सरकारी खजाने में जमा करा देना। इस पत्र को पढ़कर निशानात भावुक हो जाते हैं। सुवर्णा और उनके साथियों को यकीन हो जाता है कि खजाना बिल्कुल सच है। निशानात हाथ जोड़कर सुवर्णा से मिन्नत करते हैं, आपको यह खजाना ढूंढकर मुझे देना ही होगा। आपके बिना यह कोई नहीं कर सकता। जैसे ही मुझे खजाना मिलेगा, मैं इसे सरकार को सौंप दूंगा, ताकि कम से कम मेरे पूर्वजों की मेहनत बेकार न जाए। सुवर्णा कहती है, मैं अभी पक्का वादा नहीं कर सकता, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना होगा। जब सुवर्णा डायरी मांगता है तो निशानात कहते हैं, मैं आज रात अपने पिता की डायरी पूरी तरह ढूंढ लूँगा और फिर कल तुम्हें दे दूँगा। प्रोफेसर निशानात के घर से निकलकर सुवर्णा, अबीर और जिनूक एक रेस्तरां में बैठते हैं। जिनूक उत्साह से पूछती है, दादू क्या अब हम सुंदरबन जा रहे हैं? सुवर्णा कहता है, नहीं, पहले तुम दोनों को शादी करनी होगी। इतने समय बाद शादी तय हुई है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर किसी और बात की चिंता नहीं करना चाहता। जिनूक हंसते हुए कहती है, हम शादी बाद में कर सकते हैं, पहले खजाना ढूंढते हैं। जिनूक का उत्साह देखकर सुवर्णा मजाक में कहता है, ठीक है, फिर परिवार संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी और सुंदरबन में तुम दोनों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी। कल मुझे प्रोफेसर साहब से डायरी लेनी होगी। तभी सुवर्णा को याद आता है कि कल उसे एक बहुत खास अवार्ड मिलने वाला है। यह सुनकर अबीर और जिनूक बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुवर्णा को बंग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान उसे एक प्राचीन खजाने और ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने के लिए दिया गया था। बंगाली सुपरस्टार प्रसेनजीत सुवर्णा को अवार्ड देने आते हैं। स्टेज पर सुवर्णा अपनी सफलता का श्रेय अपने दो दोस्तों अबीर और जिनूक को देती है, जिससे वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सुवर्णा के चेहरे पर तेज धूप पड़ती है और उसकी आंखें खुलती हैं। आंखें खोलते ही वह देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं, पास में अबीर और जिनूक के भी हाथ पैर बंधे थे और वे बेहोश पड़े थे। सुवर्णा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है या क्या हो रहा है। तभी सलीम नाम का एक आदमी उनके सामने आता है। सलीम को देखते ही सुवर्णा को बीती रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। अवार्ड सेरेमनी के बाद सुवर्णा डायरी लेने के लिए उन्हें प्रोफेसर निशानात के घर ले जाना चाहता था। जब उसने अपना फ़ोन निकाला तो देखा कि पुलिस इंस्पेक्टर सरकार की 5 मिस्ड कॉल पड़ी है। तभी पुलिस मुख्यालय की एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और उसे चलाने वाला पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि सलीम था। सलीम ने आकर कहा कि पुलिस कमिश्नर ने उन सभी को तुरंत बुलाया है। जब सुवर्णा ने वजह पूछी तो सलीम ने बताया कि प्रोफेसर का मर्डर हो गया है और चूंकि कल उनके घर जाने वाले आखिरी लोग वहीं थे, इसलिए पूछताछ के लिए चलना होगा। मर्डर की खबर सुनकर सब सन्न रह गए। सुवर्णा तुरंत थाने जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गाड़ी में जो पानी उन्हें पीने के लिए दिया गया था, वो उसे पीकर वे सभी बेहोश हो गए। यह सलीम पुलिस वाला बनकर आया था और उसने उनका अपहरण कर लिया था। जब सलीम ने सुवर्णा को बाहर निकाला तो सुवर्णा ने देखा कि वह सुंदरबन के घने जंगलों में घिरी एक तैरती हुई नाव पर है। इस बीच जब इंस्पेक्टर सरकार कमिश्नर के पास पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें बताया कि प्रोफेसर निशानात के मर्डर में सुवर्णा का हाथ है और वह मर्डर करके भाग गई है। कमिश्नर केस की जांच सरकार को सौंप देता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि इतिहासकार सुवर्णा सेनगुप्ता ने प्रोफेसर निशानात को गोली मारकर हत्या कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जाती है और एंकर चिल्लाता है कि सुवर्णा मर्डर करके फरार हो गई है। नाव में टीवी पर यह देखकर सुवर्णा के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच अबीर और जिनूक को होश आता है और वे भी जो देखते हैं खौफजदा हो जाते हैं। सुवर्णा समझता है कि यह सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है, वे सिर्फ टीआरपी चाहते हैं। तभी सलीम सोना को गाली देने लगता है, जिससे गुस्सा होकर अबीर उससे भिड़ जाता है, लेकिन उल्टे उसकी पिटाई हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद अबीर को एक कॉल आती है। बॉस सुवर्णा से बात करता है। सुवर्णा पूछता है कि तुमने हमारा अपहरण क्यों किया। बॉस सीधे शब्दों में कहता है, मुझे खजाना ढूंढ कर दो। सुवर्णा असली खेल समझ जाता है। वह पूछता है, तुमने इसके लिए प्रोफेसर निशानात को क्यों मारा। बॉस बेपरवाही से जवाब देता है, उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी, वे खजाना सरकार को देना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। सुवर्णा एक शर्त रखता है, मैं अकेला खजाना ढूंढूंगा और तुम्हें दूंगा। मेरे दोनों साथियों को छोड़ दो और मुझे मेरा लैपटॉप, फ़ोन और इंटरनेट दे दो। बॉस हंसता है और कहता है, यह सब तुम्हें करने देकर क्या मैं खुद मुसीबत में पड़ जाऊँ। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारे साथी तभी रिहा होंगे जब तुम खजाना ढूंढकर मुझे दोगे और कल भी
वह भी कल तक। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। सोशल मीडिया पर सुपर्णा को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती है। हर कोई उसे कातिल कह रहा है। इंस्पेक्टर सरकार उसने साथी अधिकारी बागची के साथ जांच शुरू करते हैं। सरकार दिल से जानते थे कि सुपर्णा कभी ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता, लेकिन बागची बार बार सरकार के फैसले पर सवाल उठाता है। इस बीच नाव पर समय बीता जा रहा था, इसलिए सुपर्णा ने डायरी निकाली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे एक पहेली मिली। पहेली को सुलझाने पर संग्रामपुर नाम की जगह और एक पुराने मनसा मंदिर का पता चला। यह सुनकर पास ही खड़ा रसेलियम का एक गुंडा बोल पड़ा, पास ही संग्रामपुर नामक एक जगह है और वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर भी है, लेकिन डर के मारे अब वहाँ कोई नहीं जाता। सुपर्णा समझ जाता है कि यही वह रास्ता है और सभी उस दिशा में निकल पड़ते हैं। इस बीच इंस्पेक्टर सरकार और बागची भी सुपर्णा की तलाश में सुंदरबन पहुंचते हैं। सुपर्णा अपनी पूरी टीम और गुंडों के साथ नाव से उतरकर मंदिर की ओर पैदल चलने लगता है। रास्ते में बॉस का फिर फोन आता है, जो सुपर्णा को याद दिलाता है ये उनके पास समय कम पड़ रहा है। इस बीच जब पुलिस सलीम की लावारिस नाव पर पहुंचती है तो सरकार को सुपर्णा का पर्स और मोबाइल फ़ोन मिलता है। सरकार तुरंत पलटवार करते हुए कहती है कि कोई भी अपराधी मर्डर करने के बाद अपना बटुआ और फ़ोन यूं ही नहीं फेंकेगा। साफ है कि किसी ने उसका अपहरण किया है, लेकिन बागची यह मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने खुद को छिपाने के लिए नाटक रचा है। चलते चलते सुपर्णा और बाकी लोग पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ किसी देवी देवता का मंदिर नहीं था, बल्कि एक राजा की मूर्ति थी। सुपर्णा गौर करता है कि मूर्ति किसी चीज़ को आकर्षित कर रही है। वह तुरंत सलीम के आदमियों से राजा प्रताप आदित्य का सोने का सिक्का मांगता है। जैसे ही सुपर्णा मूर्ति के शरीर पर बने खानों में सिक्का लगाता है, एक गुप्त भूमिगत सुरंग खुल जाती है। सुपर्णा को एहसास होता है कि चंद्रधर ने सुरंग का ताला खोलने के लिए ही राजा प्रताप आदित्य को यह सिक्का दिया था। यह कोई साधारण सिक्का नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली चुंबकीय चाबी थी। वे सभी सुरंग में नीचे उतरते हैं। अंदर उन्हें यशोश्वरी देवी की मूर्ति के साथ साथ कई अन्य प्राचीन मूर्तियां दिखाई देती है। वहाँ राजा प्रताप आदित्य की एक मूर्ति भी थी, जो घुटनों के बल बैठकर देवी माँ से अपने पापों की क्षमा मांग रही थी। यह देखकर सुपर्णा सबको समझाता है कि राजा प्रताप आदित्य भले ही एक महान और शक्तिशाली राजा रहे हो, लेकिन दिल से वे अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने बिना किसी वजह के कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। इसी वजह से यशोश्वरी देवी ने उनसे मोह मोड़ लिया था और यहीं से उनका पतन शुरू हुआ था। आदित्य आखिरकार देवी माँ से क्षमा मांगने आए और यह मूर्ति उसी पल की याद दिलाती है। तभी सुवर्णा की नज़र फर्श पर सांप के निशानों पर पड़ती है। वह अबीर और जिनुक को ध्यान से कदम रखने को कहता है। सलीम उसकी बात नहीं मानता और ज़बरदस्ती अपने एक आदमी को आगे भेज देता है। जैसे ही वह गुंडा सांप के एक निशान पर पैर रखता है, यशोश्वरी देवी की मूर्ति के सामने बने खाँचों में से अपने आप नुकीले जहरीले हथियार निकलने लगते हैं। वह आदमी तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ देता है। यह भयानक मंजर देखकर सबकी रूह कांप जाती है। इसके बावजूद सनक में अंधा होकर सलीम सुवर्णा को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। सुवर्णा मन ही मन अपने डायरी में लिखी पहेली को दोहराता है और ज़मीन पर रेंगते हुए जैसे ही वह दूसरे सांप के निशान पर हाथ रखता है, सभी खतरनाक हथियार अपने आप बंद हो जाते हैं और बाकी सभी सुरक्षित अंदर आ जाते हैं। सुवर्णा फिर अगली पहेली सुलझाने लगता है। पहेली में राजा प्रताप आदित्य के सिर का जिक्र है। जैसे ही सुवर्णा देवी के आगे झुके हुए प्रताप आदित्य के सिर पर हाथ रखता है, मूर्ति के सिर से एक तेज रोशनी निकलती है और मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति कांपने लगती है और नीचे गिर जाती है। एक गुप्त डिब्बा सामने आता है। इसे खोलने पर अंदर एक छोटी सांप की मूर्ति और एक त्रिशूल मिलता है। सुवर्णा को एहसास होता है कि सोने के सिक्के, अंगूठी और त्रिशूल के बीच कोई संबंध है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि वह संबंध क्या है। वह इस पर विचार करने के लिए नाव पर वापस जाना चाहता है, लेकिन सलीम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि पुलिस आ गई। बॉस ने आदेश दिया है कि उन सभी को एक चोर के पास ले जाया जाए। जब सुवर्णा पूछता है कि कौन सा चोर, तो सलीम बिना एक शब्द बोले उन्हें एक जगह ले जाता है। वहाँ पहुंचकर सुवर्णा, अबीर और जिनुक हैरान रह जाते हैं। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि रावण खड़ा है। वही रावण जिसे उन्होंने पहले देखा था और जो फिल्म के पिछले भाग में मारा गया था। पुलिस अधिकारी बागची लगातार सुवर्णा को कातिल साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर सरकार को यकीन है कि वह बेगुनाह है। इस बीच दशानन सुवर्णा, अबीर और झिनुक को बंदूक के नोक पर एक कमरे में बंद कर देता है और उन्हें खजाना ढूंढने के लिए मजबूर करता है। अंदर पहुंचते ही सुवर्णा एक तरकीब निकालता है। अबीर सांप के काटने का नाटक करता है और जैसे ही गुंडा दरवाजा खोलता है, सुवर्णा उसे चकमा देकर उसका फ़ोन छीन लेता है और तीनों भाग निकलते हैं। जब दशानन को उनके भागने का पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाता है और उनके मोबाइल ट्रैकर का उपयोग करके उनका पीछा करता है। सुवर्णा अपने टीम को लेकर एक गांव के मेले में छिप जाता है, जहां हर कोई बाघ का मुखौटा पहनकर नाच रहा है। सुवर्णा चालाकी से दशानन को भीड़ में धक्का दे देता है और अबीर और झिनुक के साथ नाव से भाग निकलता है। नाव पर वे डायरी और एक और पहेली सुलझाते हैं, जो उन्हें सुंदरवन के घने जंगलों में एक नई जगह ले जाती है। अगले दिन वे बाघ का मुखौटा उल्टा पहनकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्थानीय गाइड डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन वह अकेला आगे बढ़ता है और आखिरकार सुंदर का भेष बदलकर
कबीले को पकड़ लेता है। कबीले का सरदार चंद्रपति दावा करता है कि वह व्यापारी चंद्रधर का वंशज है और पीढ़ियों से राजा प्रताप आदित्य के खजाने की रक्षा कर रहा है। जब सुवर्णा उसे उस खजाना सरकार को सौंपने का आग्रह करता है तो चंद्रपति क्रोधित हो जाता है और तीनों को एक खतरनाक भूमिगत सुरंग में धक्का देकर दरवाजे धड़ाम से बंद कर देता है। इंसानी कंकाल अंधेरी सुरंग में जगह जगह बिखरे हुए थे। तभी उनके सामने खूंखार बाघ आ जाता है। घबराहट में सुवर्णा गोली चलाता है जो ऊपर लटक रही लोहे की एक भारी जंजीर पर लगती है। जंजीर गिरते ही वे बाघ के हमले से बाल बाल बच जाते हैं। फिर उनका ध्यान एक दीवार की ओर जाता है जहाँ हाथ रखने पर दूसरी पहेली का उत्तर दिखाई देता है। सुवर्णा फिर एक अनोखे बाघ के निशान की पहचान करने की तरकीब निकालता है जो दीवार पर बनाता है। फिर उस निशान को घुमाता है जिससे चट्टानी दीवार में गुप्त रास्ता खुल जाता है और वे सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें एक लावारिस नाव मिलती है। जैसे ही वे नाव चलाते हैं समुद्र डाकुओं का एक गिरोह है उन्हें घेर लेता है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि वे डाकू नहीं बल्कि दशानन के गुंडे थे। कुछ ही पलों में सुवर्णा और उनकी टीम एक बार फिर दशानन के चंगुल में फंस जाती है। दशानन गुस्से में कहता है, तुम लोगों के पास कल तक का समय था लेकिन तुम लोग भाग गए। अगर तुम कल तक खजाना नहीं ढूंढते तो मैं सबसे पहले अबीर और झिनुक को मारकर मगरमच्छों के आगे फेंक दूंगा, फिर तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। अब तीसरी पहेली को सुलझाते हुए एक रहस्यमय जगह पर पहुंचते हैं जहां 3 विशाल मूर्तियां खड़ी है। सुवर्णा सबको समझाता है कि आगे का रास्ता तभी खुलेगा जब भोर की पहली किरणों से चमकने वाली मूर्ति को घुमाया जाएगा। दूसरी पहेली में दीवार पर यही लिखा था। यह सुनकर दशानन बहुत खुश होता है। तभी कहानी में एक भयानक और बड़ा मोड़ आता है। हाथ में बंदूक लिए कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर निशानात है। निशानात वास्तव में मारे नहीं गए थे, वह सीक्रेट बॉस जिसे दशानन और सलीम फ़ोन पर बात कर रहे थे कोई और नहीं बल्कि खुद निशानात ही थे। खजाना हड़पने के लिए उन्होंने अपने ही मर्डर का नाटक रचा था। अनिशनाथ ने पहले भी खजाने की तलाश में कई लोगों को सुंदरवन भेजा था लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। निशानात इस बात से बहुत खुश थे कि सुवर्णा के बदौलत वे खजाने के इतने करीब पहुंच गए थे। सुवर्णा उनका यह घिनौना चेहरा देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन निशानात अबीर और झिनुक की कनपट्टी पर बंदूक तानकर सुवर्णा को लाचार कर देते हैं। कुछ ही देर बाद सूरज उगता है और धूप की पहली किरणें एक तरफ पड़ती हैं। सुवर्णा सांप की मूर्ति को घुमाता है जिससे एक गुप्त भूमिगत रास्ता खुल जाता है और धूप की पहली किरणें एक तरफ पड़ती हैं। सुवर्णा सांप की मूर्ति को छूता है जिससे एक गुप्त भूमिगत सुरंग का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही दशानन के 2 गुंडे बिना सोचे समझे अंदर कूद पड़ते हैं। हालांकि दशानन को भी इस बात का अंदाजा था, ऐसा ही लगता है, लेकिन सुवर्णा उसे रोक देता है। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और वे दोनों गुंडे हमेशा के लिए अंदर फंस जाते हैं। सुवर्णा को इसी बात का डर था। उसने समझाया कि जब चंद्रधर खजाना यहाँ लाया था तब बारिश का मौसम था और एक नाव डूब गई थी, लेकिन अभी बारिश का मौसम नहीं है, इसलिए सूरज की रोशनी गलत मूर्ति पर पड़ रही है। सुवर्णा तुरंत दूसरी मूर्ति पर बने सांप के निशान को छूता है। इस बार एक असली और सुरक्षित सुरंग खुलती है। दशानन को अफसोस होता है कि उसके 2 आदमी अंदर फंस गए, लेकिन साथ ही वह उसकी जान बचाने के लिए सुवर्णा को धन्यवाद देता है। इसके बाद वे सभी सुरंग में प्रवेश करते हैं। इस बीच पुलिस सुराग का पीछा करते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। सुरंग के अंदर पहुंचते ही सुवर्णा को 2 प्राचीन मूर्तियां दिखाई देती है, साथ ही चांद, सौदागर, बेहुल्ला और लखिंदर जैसी पौराणिक हस्तियों की सुंदर नक्काशी भी दिखती है। दोनों मूर्तियों के बीच एक जगह थी। सुवर्णा समझ जाता है कि पहेली में मिला त्रिशूल और यह डिब्बा यही रखा जाना है। जैसे वह दोनों चीज़ें रखता है और एक और गुप्त कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर पहुंचते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य होता है। उनके सामने माँ मनसा की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी और आगे पानी के ऊपर पत्थर के स्लेब बिछे हुए थे। इन स्लेबों पर एक बार फिर सांप के निशान बने हुए थे। सुवर्णा समझ जाता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन निशानात अधीर होकर अपने एक आदमी को आगे धक्का दे देता है। जैसे ही वह आदमी खुले मुंह वाले सांप के निशान वाले स्लेब पर पैर रखता है, पानी में से एक नुकीला तियार निकलता है और उसके पैर में चुभ जाता है, जिससे वह पानी में तड़पने लगता है। सुवर्णा तुरंत भाप लेता है कि सांप का मुंह बंद होना चाहिए, उसे केवल उसी स्लेब पर पैर रखकर आगे बढ़ना होगा। सावधानीपूर्वक सुवर्णा एक एक करके कदम बढ़ाता है, रास्ता पार करता है और फिर सबको सुरक्षित रूप से आगे ले जाता है। वहाँ माँ मनसा की मूर्ति के सामने लखिंदर की निष्प्राण मूर्ति पड़ी थी। सुवर्णा समझ जाता है कि अब उन्हें नेताई दोपानी की मूर्ति ढूंढनी होगी। सुवर्णा बताता है कि चंद्रधर जानता था कि राजा प्रताप आदित्य एक अच्छे इंसान नहीं थे, इसलिए उसने इस खजाने को हिंदू पौराणिक कथाओं से जोड़ा। जब लखिंदर की मृत्यु हुई तो बेहुल्ला माँ मनसा के पास जाने से पहले अपने पति को जीवित करने के लिए नेताई दोपानी के पास गई थी। कपड़े धोते समय सुवर्णा को तुरंत नेताई दोपानी की मूर्ति मिल जाती है और वह उसे छूता है। ऐसा करते ही जमीन से एक खंभे जैसी संरचना निकलती है। जब सुवर्णा खंभे पर राजा प्रताप आदित्य की अंगूठी रखता है जो चमत्कार होता है। माँ मनसा की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुवर्णा अभी इस चमत्कार को समझा ही
रहा होता है कि निशाना हवा में बोस हवा में गोली चलाता है और चिल्लाता है, मुझे यह सब बकवास नहीं सुननी, मुझे बताओ कि मेरा खजाना कहाँ है। सुवर्णा उसे धैर्य रखने को कहता है। तभी पूरी गुफा कांपने लगती है और पानी में से एक विशाल प्राचीन नाव तैरती हुई ऊपर आती है, जिसमें राजा प्रतापादित्य का अमूल्य खजाना रखा था। नाव को देखकर निशानाथ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन तभी वह सुवर्णा पर अपनी बंदूक तान देता और कहता है कि खेल खत्म हो गया है। वह सुवर्णा को गोली मारने ही वाला होता है कि पास से खड़ा दशानन अचानक निशानाथ के हाथ से बंदूक छीन लेता है और चिल्लाता है, इसे मत मारो, यह बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद सुवर्णा बंदूक छीन लेता है और निशानाथ के आदमियों से भिड़ जाता है। हालांकि निशानाथ मौके का फायदा उठाकर अबीर और झिनुक को बंधक बना लेता है, जिसे सुवर्णा को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। घमंड में आकर निशानाथ हवा में एक और गोली चलाता है। गोली छत में लगी एक गुप्त लीवर पर जा लगती है। छत से एक भारी नुकीला हथियार गिरकर सीधे निशानाथ की छाती में धंस जाता है और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। निशानाथ की दर्दनाक मौत देखकर सुवर्णा कहता है, लालच में पाप है और पाप में मृत्यु। तभी पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस अधिकारी बागची आगे बढ़ता है और सुवर्णा को हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है, दशानन उसे अपने फोन पर एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बागची निशानाथ के मर्डर का नाटक रचने में शामिल था, इसलिए बागची शुरुआत से ही सुवर्णा को फंसाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर सरकार तुरंत बागची को हथकड़ी लगा देते हैं। फिर सभी ऐतिहासिक नाव पर सवार हो जाते हैं। चारों तरफ फैले सोने और हीरो के विशाल भंडार को देखकर सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। जब दशानन खुशी खुशी अपनी जेब में कुछ सोने के सिक्के डालता है तो सुवर्णा मुस्कुराते हुए कहता है, यह सब कभी राजा प्रतापादित्य का था और अभी यह सरकार का है। दशानन मजाक में जवाब देता है, सरकार का मतलब जनता है और मैं भी जनता का ही हिस्सा हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर सरकार दशानन से जेल चलने को कहता है। दशानन हंसता है और कहता है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा वकील अबीर ही मुझे जेल से बाहर निकालेगा। मैं उसे जानता हूँ, वह एक महान वकील है। सुवर्णा हंसता है और कहता है, हाँ, अबीर एक क्रिमिनल लॉयर है, लेकिन तुम जैसे अपराधियों के लिए नहीं। जब दशानन उसे मदद की याद दिलाता है तो सुवर्णा वादा करता है कि वह अगली बार उसकी मदद जरूर करेगा। रहस्य सुलझाने और खजाना ढूंढने के बाद सभी सुरक्षित रूप से झिनुक के घर चले जाते हैं और वहाँ झिनुक के पिता के सामने अबीर और झिनुक की शादी खुशी खुशी होती है और कहानी समाप्त होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें।